हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट गेट के फर्स्ट पेपर में टॉपिक है 1857 की क्रांति। उससे रिलेटेड इसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। 1857 के विप्लव में राजस्थान का क्या योगदान रहा था। इसकी शुरुआत होती है एनफील्ड राइफल से। एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया था। ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि इसमें सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था एनफील्ड राइफल को बनाने में। विप्लव के समय राजपूत आने पर उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का नाम मात्र का नियंत्रण था। इसका मुख्यालय आगरा में था। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। राजपूताने के देशी राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, जो राजपूताना रेजिडेंसी के सर्वोच्च अधिकारी एजीजी के अधीन थे। इसका कार्यालय अजमेर में था। गर्मी के दिनों में इसका निवास स्थान माउंट आबू में रहता था। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि 1857 के विप्लव की शुरुआत एनफील्ड राइफल से हुई, जो कि सूअर की चर्बी से बनी होती थी। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कॉल्विन, जो कि नाम मात्र के थे। वहाँ नियुक्त कमिश्नर थे अजमेर मेरवाड़ा में थे कर्नल डिक्सन। उन्हें नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। इनका निवास स्थान माउंट आबू में रहता था गर्मी के दिनों में। राजपूताना रेजिडेंसी से रिलेटेड तथ्य। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की शुरुआत किसने की। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब की थी? 1832 में। इसका मुख्य अधिकारी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल इसका मुख्य अधिकारी हुआ करता था और इसका मुख्यालय अजमेर में था। 1845 में ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। राजपूताना में इस पैराग्राफ में हमने यह जाना राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में जाना कि इसका मुख्यालय अजमेर था और इसकी स्थापना राजस्थान में 1832 में हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और इसके मुख्य अधिकारी एजीजी हुआ करते थे। उनका नाम था मिस्टर लॉकेट, और इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया था 1845 में। राजपूताना में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व एजीजी का था। कुछ समय पहले राजपूताने का एजीजी हेनरी लॉरेंस था, लेकिन बाद में मिस्टर लॉकेट को नियुक्त किया गया। इससे अवध भेज दिया गया तथा उसके स्थान पर उसका भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कार्यवाहक एजीजी बना। वह बड़ा अनुभवी व कुशल प्रशासक था। वह 7 वर्ष तक मेजबान रेजिडेंसी में पॉलिटिकल एजेंट का कार्य कर चुका था। जयपुर में कर्नल ईडन, जोधपुर में मॉक मेसन, उदयपुर में सीएल सावर्स और कोटा में बर्टन पॉलिटिकल एजेंट के पदों पर नियुक्त थे। भरतपुर में मॉरिसन थे और सिरोही में कैप्टन जेडी हॉल का नियंत्रण था। 1857 के विप्लव के आरंभ होने के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थीं। इसमें इनके शक्तिशाली छावनी सबसे शक्तिशाली छावनी को नसीराबाद थी सबसे शक्तिशाली। सभी छावनियों में रहने वाली सैनिकों की संख्या 5000 से अधिक नहीं थी। ये सभी भारतीय नागरिक थे। यहाँ कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था। राजस्थान के किसी भी भाग में अभी रेल लाइन का निर्माण नहीं हो सका था। मेरठ में हुए विप्लव की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में 19 मई को प्राप्त हुई थी। मेरठ में से 1857 का विप्लव शुरू हुआ था और इसकी सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में 19 मई को प्राप्त हुई थी। 23 मई को उसने तुरंत एक घोषणा पत्र भिजवा दिया और राजस्थान के सभी नरेशों के पास उसे भिजवाया। एजीजी लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि अजमेर राजपूताने के मध्य में स्थित था। अजमेर में राजपूताने की सभी देशी रियासतों पर सुचारू रूप से नियंत्रण रखा जा सकता था। अजमेर में ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार व गोला बारूद भंडार थे। सरकारी खजाना भी अजमेर में था। अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये कुछ समय पहले मेरठ से यहाँ आई थी। इस पैराग्राफ में हमें यह जाना कि मेरठ से जब विप्लव शुरू हुआ था 19 मई को, तो इसकी सूचना जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को मिली तो उन्होंने अजमेर की सुरक्षा बढ़ा दी। अजमेर में बहुत सारी, एक तो सरकारी खजाना वहाँ था, शस्त्रागार वहाँ था, गोला बारूद वहाँ था, और अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी सैनिक टुकड़ियाँ भी तैनात थी। अतः एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने
डीसा से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलवाने की व्यवस्था की। यूरोपियन सैनिक बुलवाए गए वहां पर रक्षा के लिए। इससे पहले कि यूरोपियन सैनिक अजमेर पहुंचते, कमिश्नर डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया। यहाँ पर यूरोपीय सैनिक पहुँचे उससे पहले मेर रेजिडेंट के सैनिकों को किसने बुलवाया? कमिश्नर डिक्सन ने बुलवा लिया। स्थानीय सैनिकों में मेर रेजिडेंट के सैनिक अधिक विश्वसनीय था। कारतूसों पर लगी गाय व सुअर की चर्बी से उत्पन्न धार्मिक उन्माद का उन पर प्रभाव नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में मेर रेजिडेंट ने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाल लिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कोटा कंटिनेंट के सैनिकों को भी अजमेर पहुंचने के आदेश भेज दिए गए। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि सब वहाँ पर मेर रेजिडेंट के सैनिक भेज दिए गए। यूरोपियन सैनिक से पहले मेर रेजिडेंट के सैनिक आ गए और उन्होंने सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जोधपुर के महाराज तख्त सिंह ने मॉक मिशन के आदेशानुसार सेना नायक कुशलराज सिंह जी की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जोधपुर के जो महाराजा उस समय थे तख्त सिंह, उन्होंने मॉक मिशन ने उनसे कहा और तख्त सिंह ने अपने सेना नायक कुशलराज सिंह जी की कमान में जोधपुर की अश्वारोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। तख्त सिंह ने कुशलराज सिंह जी के साथ अपनी सेना मॉक मिशन के कहने पर अजमेर को भेजी। एजीजी कर्नल लॉरेंस स्वयं आबू से तुरंत अजमेर पहुंचा और आबू में आए हुए सभी पॉलिटिकल एजेंटों को अपने अपने क्षेत्रों में तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए। तो उस समय जो कर्नल लॉरेंस है वो भी आबू पहुंचे। नसीराबाद में विद्रोह, इसके निम्न कारण ये थे कि वहाँ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 15वीं व 30वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। वे कुछ दिनों पहले मेरठ से आए थे। इसके अतिरिक्त बम्बई लॉसर्स के सवार व भारतीय तोपखाने के सैनिक भी वहीं थे। छावनी की रक्षा हेतु बम्बई लॉसर्स के सवारों को गश्त लगाने का कार्य सुपुर्द किया गया। इन्फेंट्री के सैनिकों को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश पदाधिकारी उन्हें कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। उनके ब्रिटिश विरोधी भावना बड़ी प्रबल हो गई। नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियों को अजमेर से हटाकर उनके स्थान पर मेर रेजिडेंट को नियुक्त करने की कार्यवाही से सैनिकों में बड़ा रोष था। उनकी यह धारणा बन गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उन पर विश्वास नहीं रहा, इससे वे खिन्न थे। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि नेटिव इन्फेंट्री की तुलना में मेर रेजिडेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। उस समय उस समय छावनी की रक्षार्थ हेतु नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियों इस समय विप्लवकारी विप्लवकारी जो थे छद्म वेश में बाजार और छावनी में कारतूस पर लगी चर्बी का प्रचार कर रहे थे। यह भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता उनकी हड्डियों का चूर्ण का मिश्रित है। ये भी एक अफवाह उस समय फैली थी कि आटे में हड्डियों का चूर्ण है। इस बीच छावनी के सैनिकों को पता चल गया कि डीसा से गोरों की पलटन आ रही है। इस सेना की भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज पदाधिकारी पिचार्ड से पुख्ता जानकारी चाहिए। जब उन्हें पता चला कि गोरों की पलटन आ रही है तो उन्होंने भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज पदाधिकारी पिचार्ड से मिले और इसकी पूरी जानकारी चाहिए। इन्फेंट्री सैनिकों को पिचार्ड से जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने 28 मई 1857 के ईस्वी के दिन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जब उन्होंने देखा कि पिचार्ड उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने अपना विद्रोह का झंडा खड़ा किया। फर्स्ट रेजिडेंट बॉम्बे लानार ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोली चलाई, परंतु लाइट एवं ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर मोकल अपने यूरोपियन साथियों के साथ पीछे हटने को बाध्य हुआ। जब गोलाबारी चालू हुई तो ब्रिगेडियर जो मोकल थे उस समय वो वहाँ से पीछे हट गए। साथ ही कर्नल पैनी जो कि कमांडर थे घटनास्थल पर ही मर गए थे। तो कर्नल पैनी की उस समय हत्या हो गई थी और मोकल पीछे हट गए थे। मेजर स्पॉटिसवुड तोप खाने की ओर आगे बढ़े किंतु वह गोली लगने से वहीं गिर गए। इस तरह से स्पॉटिसवुड की भी गोली लगकर हत्या हो गई। कर्नल न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी भी बुरी तरह से घायल हुए। इस तरह से हमने ये देखा कि 1857 की क्रांति जो कि 28 मई को शुरू हुई थी उसमें फर्स्ट यहाँ पर पिचार्ड से जब उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्रांति की शुरुआत की और उसमें ब्रिगेडियर मोकल, कर्नल पैनी, ब्रिगेडियर मोकल तो पीछे हट गए थे युद्ध से, लेकिन कर्नल पैनी जो
इनकी डेथ हुई। मेजर स्पोर्टिसवुड ये तोपखाने की ओर बड़े थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल न्यूबरी की भी हत्या हो गई और लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूटा तथा अंग्रेज अफसरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। अब विद्रोह इस कदर फैल गया था कि वो छावनी को उन्होंने लूटना स्टार्ट किया और अंग्रेजों पर भी आक्रमण करना शुरू किया। शेष अंग्रेज पदाधिकारी अपने बाल बच्चों को साथ लेकर ब्यावर की तरफ भाग निकले। छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर विप्लवकारी दिल्ली की ओर पलायन कर गए। अब जितने भी विद्रोही सैनिक थे वो सारे ही दिल्ली की ओर कूच कर गए और जो थोड़े से बचे हुए अंग्रेज थे वो ब्यावर की तरफ भागने लगे। ब्रिटिश सेनानायक लेफ्टिनेंट माल्टर व हैथकोट के नेतृत्व में मेवाड़ के सैनिकों ने विप्लवकारियों का पीछा किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जो विप्लवकारी दिल्ली की ओर भाग रहे थे तो कैप्टन माल्टर व हैथकोट ये ब्रिटिश सेनानायक थे, लेफ्टिनेंट माल्टर व हैथकोट इन्होंने लीड किया और उनका पीछा भी किया, परंतु वे उनको सफलता नहीं मिली। 18 जून 1857 पहली डेट थी 28 मई 1857, देन 18 जून 1857 को विप्लवकारी जब दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली का घेरा डाला उन्होंने और अंग्रेजी पलटन पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। इस तरह से 18 जून 1857 को जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें वो विजयी रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि नसीराबाद के बाहरी सैनिकों ने अजमेर पर आक्रमण क्यों नहीं किया, वो डायरेक्ट दिल्ली क्यों निकले, फिर दिल्ली की ओर क्यों प्रस्थान कर गए। ब्रिटिश पदाधिकारी ट्रेवर और पेजार्ड के कथन है कि ब्रिटिश सैनिकों के पास लूट का बहुत सा सामान था, उन्हें और लूट के माल की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि विप्लवकारियों को अतिशीघ्र दिल्ली पहुंचने के आदेश थे, उन्हें मुगल बादशाह के सम्मुख उपस्थित होना था, इसीलिए वहाँ सारे जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो सभी ही डायरेक्ट दिल्ली की तरफ पहुँचे। नीमच में विद्रोह का आरंभ हुआ था। नसीराबाद के बाद विद्रोह की आग नीमच में पहुंची। नसीराबाद की छावनी के सैनिकों के विद्रोही होने की सूचना से कमांडर कर्नल एबॉट बड़ा भयभीत हुआ। नसीराबाद का जब उन्होंने सुना कि नसीराबाद के सैनिक विद्रोही हो गए तो कर्नल एबॉट बड़ा ही भयभीत हुआ। उसने भारतीय सैनिक पदाधिकारियों को गंगाजल व कुरान की शपथ दिलवाई कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। तो शपथ किसने दिलाई थी? कर्नल एबॉट ने। किसको? सैनिकों को। उसने स्वयं ने भी शपथ ली कि वह भारतीय सैनिकों पर पूर्ण विश्वास रखेगा। इस पर मोहम्मद अली बैग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर एबॉट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। ये लाइन कही थी मोहम्मद अली बैग जिन्होंने कुरान की शपथ खाई थी। 3 जून इसके बाद 18 जून को ये दिल्ली पहुँचे थे। 3 जून 1857 को नसीराबाद के विप्लव की सूचना सभी सैनिकों को मिल गई। रात्रि के 11 बजे उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। विप्लवकारियों ने छावनी को लूटा और वहां आग लगा दी। रास्ते में उन्होंने आगरा बंदी गृह के सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। विद्रोही सैनिक आगरा की तरफ गए और आगरा में जो बंदी गृह में जितने भी सैनिक थे उनको भी वहाँ से मुक्त करा दिया गया और राज खजाने से लगभग 2.25 लाख रुपये प्राप्त किए। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली का रास्ता पकड़ा। उसके बाद वहाँ से मुक्त कराने के बाद आगरा से वो दिल्ली की ओर चले गए और उन्होंने 2.25 लाख रुपये भी प्राप्त किए। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज थे, जिसमें औरतें व बच्चे भी सम्मिलित थे। इधर उधर जंगल में भटकते, भूखे प्यासे और भयभीत एवं आतंकित हुए डुंगला गांव में पहुंचे। वहां रूगा राम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किसान ने उन्हें शरण दी थी अंग्रेजों को, तो रूगा राम नामक एक किसान था और गाँव का नाम था डुंगला गाँव में रूगा राम किसान ने अंग्रेजों को, नीमच के जो 40 अंग्रेज थे उनको शरण दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में नीमच छावनी के पदाधिकारी हुआ करते थे कैप्टन मैकडोनल्ड। उस समय कैप्टन मैकडोनल्ड ने डुंगला गांव में फंसे अंग्रेजों की सहायता के लिए सावर्स को सेना भेजने के लिए लिखा। 7 जून को सावर्स ने बेदला के राव बख्त सिंह के नेतृत्व में एक राजकीय सेना लेकर डुंगला की तरफ प्रस्थान किया। तो कैप्टन मैकडोनल्ड ने यहाँ पर हेल्प करी और कैप्टन सावर्स जो उस समय 7 जून को सावर्स ने राव बख्त सिंह के नेतृत्व में एक डुंगला की तरफ प्रस्थान किया। उसने इन अंग्रेज औरतों व बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राव बख्त सिंह के नेतृत्व में जो राजकीय सेना गई थी डुंगला की तरफ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? राव बख्त सिंह ने, और इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। उसने इन अंग्रेज
औरतों व बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और राज्य की और उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध गोकुलचंद मेहता ने किया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि जब अंग्रेज़ भागते हुए डुंगला गांव पहुंचे तो वहाँ दुर्गाराम नामक किसान ने हेल्प की थी और साथ ही राव बख्त सिंह, कैप्टन सावर्स, महाराणा स्वरूप सिंह और गोकुलचंद मेहता ये सभी उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। नीमच के विप्लवकारी ने छावनी के लूट के सामान से लैस होकर चित्तौड़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के रास्ते के सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचे, जहां उन्हें खाने पीने की सुविधाएं प्रदान की गईं। विप्लवकारी वहां 2 दिन ठहरे और फिर वे निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां स्थानीय पदाधिकारियों और जनता ने उनका स्वागत किया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि सबसे पहले विप्लवकारी नीमच से कहाँ पहुंचे थे। चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। नीमच से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़, हमीरगढ़ से बनेड़ा पहुंचे और लास्ट में वो निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने जाकर स्थानीय पदाधिकारियों ने और जनता ने उनका स्वागत किया। कैप्टन सावर्स के विशिष्ट निवेदन पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने विप्लवकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मूल उद्देश्य अजमेर की रक्षा करना था। अच्छा, कैप्टन सावर्स ने उस समय कोई नहीं की क्योंकि उन्हें अजमेर की रक्षा करना था। नीमच के विप्लवकारियों ने देवली की छावनी को लूटा। देवली में महिदपुर की जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी वह विप्लवकारियों से मिल गई। देवली से विप्लवकारी टॉक पहुँचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। देवली में उस समय थे, देवली से विप्लवकारी जो टॉक पहुँचे और उनका अच्छा, यहाँ पर हम इस पॉइंट पे ये देख पा रहे हैं कि ये वहाँ पर उसके बाद देवली गए और उसकी छावनी को लूटा था और वहाँ से वो टोंक पहुँचे। तो कहाँ पर गए? पहले तो नीमच के बाद चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा के बाद देवली के बाद टोंक, उनका भव्य स्वागत हुआ। नवाब की फ़ौज ने भी विद्रोह कर दिया था। रास्ते में कोटा कॉन्टिजेंट के कुछ सैनिक भी उनसे जा मिले। इसके बाद वे दिल्ली के विप्लवकारियों से जा मिले। दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सेना पर भीषण प्रहार किया। इधर दिल्ली से भी विप्लवकारी आ रहे थे और इधर नीमच से भी आ रहे थे, तो दोनों ने मिलकर के ब्रिटिश सेना पर भीषण प्रहार किया। शाहपुरा का राजाधिराज महाराजा और ब्रिटिश सरकार दोनों का सामन था। रस्म के अनुसार राजाधिराज को कैप्टन सावर्स की अगुवाई में उपस्थित होना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेवाड़ी सेना के लिए रसद आदि का प्रबंध भी नहीं किया। उसने किले के दरवाजे तक नहीं खोले। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की मदद से जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी पर ब्रिटिश सरकार ने पुनः अधिकार हो गया और इस तरह मेवाड़ी सेना में तनावपूर्ण वातावरण था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ी सेना नायक सही वाले अर्जुन सिंह ने बड़ी चतुराई से सैनिकों को शांत किया था। तो यहाँ पर 2 नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सही वाले अर्जुन सिंह ने एक तो और उन्होंने उस आटे की रोटी बनवाकर असंतुष्ट सैनिकों के साथ खाकर उसने स्वयं खाई। इस पर विद्रोहियों का भ्रम व असंतोष दूर हो गया और विद्रोह का संकट टल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका पार्ट 2 1857 की क्रांति का पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की स्टडी करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।